प्लीज साक्षी को आने दो ना मेरे घर, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे जाना क्यों है, क्या जरूरत है? जरूरी है अम्मा, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, साथ पढ़ेंगे तो आसान होगा। हाँ। अम्मा प्लीज जाने दो ना अम्मा, अम्मा प्लीज 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 हाँ, प्लीज। हाँ। अरे तुमको पता है ना, शाम के बाद वो जगह कितना सुनसान हो जाता है, अकेली कैसे आएगी? अरे चाची, अंधेरा होने से पहले ना मैं इसे खुद छोड़ जाऊंगी, ठीक है? बाय बाय। बाय अम्मा। अरे अरे सुनो तो। कामा आ गई? साक्षी, साक्षी बेटा। अरे अम्मा अभी तक नहीं आई। आई नहीं मतलब? अरे हमको तो बोली थी कि आ जाएगी, काहे नहीं आई हो अभी तक? अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जब देखो तब फोन में लगे रहते हो। अरे अम्मा इतना हल्ला काय कर रही हो तुम? रश्मि के वहां गई है ना, आ जाएगी। अब फोन दो हमारा, जब देखो तब राई का पहाड़ बना देती हो, पता नहीं क्यों। बाहर गई, आ जाएगी, बोला ना एक बार। ये रैली की सफलता का श्रेय आप सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। सिर्फ आप लोगों की वजह से ही ये रैली सफल हो पाई है। आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। विनीता ठाकुर, विनीता ठाकुर, विनीता ठाकुर। आशा, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आया, हम तुम्हें ही फोन कर रहे थे। अच्छा, रश्मि आई है क्या वहां पे? हाँ? अरे ये पूछिए तो हम तुमको फोन किए कि साक्षी तुम्हारे घर से निकली है का? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। किसी भी इंसान को किसी की भी जान लेने का अधिकार नहीं है, यह अपराध है। और मरने वाला चाहे किसी भी देश, धर्म या जाति का हो, एक आदरपूर्ण अंतिम संस्कार सबका हक है। और शायद ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने विवेक, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। और शायद इसीलिए ऐसे केसेस देखकर यह लगता है कि अब इंसान के ईमान और उसकी जान की कीमत कुछ भी नहीं रही। इस कत्ल का मकसद क्या है? बदला, ऑनर किलिंग, प्यार में नाकामी या फिर कोई कुंठित वासना? आप दोनों की बेटी साक्षी और रश्मि बेस्ट फ्रेंड है और दोनों गायब है। जी। आप लोगों ने आखिरी बार उन्हें कब देखा था? साहब, सुबह 9:30 बजे जब हम डिस्पेंसरी जा रहे थे ना, तब इनकी लड़की रश्मि हमारे घर आई थी। चाची प्लीज साक्षी को आने दो ना मेरे घर, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे जाना क्यों है, क्या जरूरत है? जरूरी है अम्मा, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, साथ पढ़ेंगे तो आसान होगा। हाँ। अम्मा प्लीज जाने दो ना अम्मा, अंधेरा होने से पहले ना मैं इसे खुद छोड़ जाऊंगी, ठीक है? बाय बाय। बाय अम्मा। अरे अरे सुनो तो। रश्मि और साक्षी आपके घर कितने बजे पहुंची थी? वो तो पता नहीं। हम हमारी पार्टी की अध्यक्षा है और आज पार्टी की रैली थी, हम पूरा दिन उसी में बिजी थे। शाम को जब 6:30 बजे घर आए तो पता चला दोनों में से कोई भी लड़की नहीं थी। आशा से जब फोन पर बात हुई तो पता चला कि दोनों लड़कियां गायब हैं। हमने उनका फोन भी ट्राई किया पर उनका फोन बंद आ रहा है। हमने बहुत जगह ढूंढा उन दोनों को, पर हमको कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ हो गई दोनों बच्चियाँ। देखिए, अगर आप दोनों को बुरा ना लगे तो हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इनके पीछे कोई बॉयफ्रेंड का एंगल हो या? नहीं नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? साक्षी और रश्मि तो उस तरह की लड़कियां है ही नहीं जैसा कि आप सोच रहे हैं। साहब, दोनों बच्चियां हैं, सिर्फ 18 साल की है और पढ़ने लिखने वाली उम्र है उनकी। अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उनका पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई लिखाई में था, ना कि इन सब फालतू बातों में। ठीक है, आप अपनी बच्चियों की डिटेल, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ्स इन्हें दे दीजिए। हम जल्दी से छानबीन शुरू करते हैं। मिश्रा, एक काम करो, दोनों लड़कियों का बैकग्राउंड चेक करो, दोनों के मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। सर।
और चाचा मेरी ना शादी है, आप भी आना। इधर आ। मैं ना तुम दोनों के पास ही आने वाला था। मैं ये टॉफी देना थी तुमको, ये लो। मेरी ना शादी है, आना। अबे ऐसी कौन सी लड़की है रे जो तेरे जैसे भोंदू से शादी करेगी यार? भोंदू मत बोलो। हाँ दो वापस टॉफी, तुम भी दो। मत आना शादी में, मैं नहीं बुलाऊंगा तुमको। नीरज, क्या हुआ? बारिश में क्यों खड़ा है? ये दोनों मुझे भोंदू बोल रहे थे। हाँ, मेरी ना शादी होने वाली है आज परी से। अरे वाह, सच्ची में तेरी शादी है? एक बहुत सुंदर परी है और अम्मा तो उस परी को शादी के लिए तैयार भी कर रही है। आप आना, हम अम्मा से बोल के आपके लिए साड़ी लेंगे। हाँ चल अभी घर चल, बारिश बढ़ जाएगी। आजा। ये पी लो, अच्छा लगेगा। हाँ? नेतान की बेटी रश्मि और वो डिस्पेंसरी वाली आशा का बेटा सचिन, दोनों का चक्कर चल रहा है। और ये बात मैं क्या, पूरा मोहल्ला जानता है। और उन दोनों ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है और सड़क पर एक दूसरे के साथ छेड़ाछाड़ी करते फिरते। साक्षी के साथ किसका चक्कर है वो तो नहीं मालूम, पर घंटों किसी के साथ फोन में बातें करती रहती सर। अब उस दिन तो आइसक्रीम भी खा रही थी किसी के साथ, और एक दिन शर्मा के लाल गुलाब लेके आ गई। अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ? हमने पहना दी, अभी तुम पहनाओ। हाँ चलो पहनाओ ना, पहनाओ नहीं तो हमारी माला ले लेंगे। हाँ गुस्सा काहे हो रहे हो? पहनाएगी, शर्मा रही है वो। बहू चल तू भी माला पहना ले। पहनाएगी पहनाएगी। शादी हो गई, हमारी शादी हो गई, हम दूल्हा बन के, हम दूल्हा बन के। अम्मा वो सुहागरात भी अभी। अरे बेटा सुहागरात रात को होगी। रात नहीं, रात को नहीं होगी सुहागरात, अभी होगी। अभी होगी सुहागरात। अरे बेटा गुस्सा काहे हो रहे? सुहागरात होगी पर रात को। अभी होगी और अब तो अभी करना है। सर, पूछताछ में पता चला कि साक्षी वर्मा के भाई सचिन के साथ रश्मि का अफेयर चल रहा था। और साक्षी? तो साक्षी का किसी के साथ अफेयर चल तो रहा था, मगर वो कौन है ये नहीं पता। एक काम करो, पता करो इस बारे में, और ये सचिन वर्मा को भी थाने बुलाओ पूछताछ के लिए। सर तुमको पता है सुहागरात में क्या होता है? मुझको पता है। हाँ मैं बताऊं? हाँ? पहले ना मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। कितनी सुंदर हो तुम परी। अब ना, अब मैं अपने कपड़े उतारूंगा। अब चलो तुम तुम्हारे कपड़े उतारो। हाँ तुम्हारे निकालो ना। शर्म आ रही ना तुमको? कोई बात नहीं, मैं उतार दूंगा तुम्हारे कपड़े। हाँ तुम तो बहुत सुंदर हो।
मिश्रा, वो विनीता और आशा को रैंसम के लिए कॉल आया क्या? सर अब तक तो नहीं। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम बात हैं। सर जंगल के पास एक जली हुई बॉडी मिली। पीछे हो जाओ। सिंह, जरा आसपास चेक करो। सर बॉडी जितनी जली हुई है पहचान पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ पैरों का एक छोटा सा हिस्सा बचा है, वो भी शायद इसलिए क्योंकि पैरों तक पहुंचने से पहले आग बुझ गई होगी। जाहिर सी बात है कि कातिल नहीं चाहता था कि लाश को कोई पहचाने। आसपास ना कोई आई कार्ड, फोन या पर्स मिला है, और सर कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला। पैरों को देखकर लग रहा है कि लड़की की उम्र को ज़्यादा नहीं रही होगी। मुझे डाउट है कि कहीं ये लाश रश्मि या साक्षी में से किसी की ना हो। एक काम करो, दोनों माओं को बुलाओ लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर देखिए, बॉडी बुरी तरह जल चुकी है, पहचान पाना मुश्किल है। सिर्फ पैर बचे। अगर आप लोग देख के पहचान सकते हैं तो ठीक है, वरना डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये हमारी साक्षी नहीं हो सकती। नहीं मिश्रा, मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसे पहचान पाएंगे। इन दोनों का डीएनए टेस्ट करना होगा। स्मिता जी, अब सर हमारा और रश्मि का सर हमारा अफेयर चल रहा था। ये बात हमें पता है, आगे बोल। रश्मि को आखिरी बार कब देखा था? जिस दिन दोनों गायब हुई उसी दिन सर सुबह 10 बजे साक्षी और रश्मि दोनों रश्मि के घर के लिए सर निकले थे। वो कहा है कि साक्षी और जो है रश्मि दोनों को ना सर पढ़ाई करनी थी। ठीक है, अभी तुम बाहर बैठो। मिश्रा, अर्जुन को बुलाओ। जब हम घर आए, साक्षी अकेली पढ़ाई कर रही थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सर हमने उसी टाइम सचिन को फोन किया, लेकिन उस टाइम फोन नॉट रीचेबल दिखा रहा था। फिर हमें प्रकाश याद आया, तो हमने साक्षी का फोन लिया और उसके फोन से उसके बॉयफ्रेंड प्रकाश को कॉल किया। उसके बाद हमने और प्रकाश ने जैसे तैसे करके साक्षी को ऑटो में बिठाया और वो वहाँ से ले चला गया। फिर उसके बाद मैंने कभी साक्षी को देखा ही नहीं। सर हमें उस दिन अर्जुन का फोन क्यों नहीं लगा ये तो हम नहीं जानते हैं। प्रकाश को तुम पहले से जानते थे? नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। मिश्रा और साक्षी प्रकाश के साथ गई थी। इस प्रकाश को बुलाओ। सर अम्मा स्वागत करने दो ना, अम्मा करने दो ना स्वागत। अम्मा स्वागत करना है अम्मा। 2 दिन से वही करे जा रहा है। जा जाकर भर के जा। कट्टी अम्मा करने दो स्वागत। हमको स्वागत करना ही अम्मा का। उठना, चल चल हम स्वागत करते हैं। चल चल, अरे उठो उठो उठो। अरे नहीं, शोर मत मचाओ। अम्मा को पता नहीं हम स्वागत कर रहे हैं। हाँ धीरे धीरे चल। तूने रश्मि के घर से साक्षी को अपने ऑटो में बैठाया, उसे उसके घर छोड़ने के लिए, लेकिन साक्षी अपने घर नहीं पहुंची।
क्यों? सर हो सकता है वो जो हादसा हुआ है उसके कारण। कौन सा हादसा? सर रश्मि के घर से हम 5 किलोमीटर निकले ही थे कि कहाँ घुसे जा रहे हो भैया? अरे मालिक! सर फिर जब हमको होश आया, हम देखे सर वो तीनों लोग जा चुके थे और हमारा पर्स, मोबाइल, पैसा सब एकदम सही सलामत था। ऑटो भी सही सलामत था सर। फिर हम देखे साक्षी भी नहीं थी, वो भी जा चुकी थी। तो हमको लगा कि साक्षी को होश आ गया होगा और वो अपने घर चली गई होगी। तो फिर हम भी घर चले गए सर। साक्षी घर पहुंची नहीं पहुंची, तूने उसकी सूद लेने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कोशिश नहीं किया। हमने फ़ोन किया साक्षी को, पर उसका फ़ोन ऑफ था और हम उसके घर के आसपास नहीं जा सकते थे ना सर। अगर साक्षी की अम्मा को पता चल जाता तो और बड़ा बवाल हो जाता। तो सर हम ऑटो चलाते हैं इसलिए सर। पर ऐसा नहीं है कि हम कुछ किए नहीं, हम उसको SMS किए पर कोई वहाँ से जवाब नहीं आया। साक्षी फ़ोन नहीं की। तूने बताया कि उन्होंने तेरे ऊपर रॉड से हमला किया, लेकिन मुझे तो कहीं चोट के निशान नजर नहीं आ रहा। सर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा घाव हुआ था, थोड़ा सूजन आया था, पर अभी ठीक है सर। थोड़ा हल्का दर्द होता है बस। चल तेरी बात पर अगर मैं भरोसा कर भी लूं तो कुछ तो तूने नोटिस किया होगा। वो कैसे लोग थे, किस तरह के कपड़े पहने थे, बाइक का कलर क्या था, नंबर प्लेट, कुछ तो नोटिस किया होगा। या तेरी ये याददाश्त भी चली गई उसके साथ? सर कुछ याद नहीं आ रहा है सर। याद दिलाऊं? थोड़ा याद है सर। 2 मोटरसाइकिल में थे, एक मोटरसाइकिल में सर 2 लोग बैठे हुए थे। जिसमें 2 लोग थे ना, उसके पीछे नंबर प्लेट पे 5 आखिरी वाला अक्षर 5 था, वो बड़े में लिखा हुआ था सर। और एक मोटरसाइकिल में एक आदमी बैठा हुआ था, उसका कलर वो स्लेट सिल्वर। हाँ सिल्वर ग्रे। हाँ जो भी है सर। और वो बड़ी भारी सी गाड़ी थी सर। वैसे वो करूज थी सर। वो करूज थी, वो अभी नई आई है। क्रूज बाइक। बस सर हमको इतना ही याद है। तूने साक्षी को मार डाला, जला डाला और हमारे पास ये चोट लेकर आ गया ताकि हम तेरी बात पर भरोसा कर लें। सर हम साक्षी से प्यार करते हैं सर। झूठ बोल रहा है। साक्षी आखिरी बार तेरे से मिली थी, उसके बाद से साक्षी गायब है। उसकी सूद लेने के बजाय तू अपने घर चला गया और घर जाकर मैसेजिंग कर रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। ठीक, लेके जाओ उसे अंदर। सर हम साक्षी से बहुत प्यार करते हैं सर हम सच बोल रहे हैं सर। हम कुछ नहीं किया सर। मिश्रा, वो तीनों नकाब पोश, सिल्वर ग्रे कलर की बाइक और वो नंबर प्लेट जिसका आखिरी अक्षर 5 है, ब्रॉड लिखा हुआ है, तीनों के बारे में पता करो और इसके कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड सब निकलवाओ। अम्मा पानी का प्यास लगा है, अम्मा कहाँ हो अम्मा? अरे हम छत पे कपड़े सुखा रहे हैं, मटका सामने रखा है, रसोई से ग्लास लेके खुद ले ले। ए उठ ना, हमको पानी पीना, जाओ पानी ला के दो। उठ। नहीं उठेगी, रुक हम बताते हैं तुझको। सर जिस लड़की की बॉडी हमें मिली थी उसका DNA विनीता ठाकुर से मैच करता है। वो बॉडी रश्मि ठाकुर की थी। रश्मि ठाकुर? मिश्रा, ये केस तो और उलझता जा रहा है। हम समझ रहे थे कि प्रकाश ने साक्षी को मारकर जला दिया, लेकिन वो तो रश्मि ठाकुर निकली। यानी कि साक्षी जिंदा है। हमें जल्द से जल्द साक्षी तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। और हाँ, रश्मि ठाकुर की माँ विनीता ठाकुर को इन्फॉर्म कर दो। जी सर। और सर रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि उसकी मौत सर पे घाव लगने की वजह से हुई थी। और सर ये भी पता चला है कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी। इनफैक्ट मरने से पहले उसने किसी के साथ सेक्स किया था। उठना, दबाना पैर। नहीं दबाएगी तू? हाँ, पैर दबा जैसे हमारी अम्मा हमारे बाबा के पैर दबाती थी।
दबा दबा ना, दबा चल दबा दबा, नहीं तो हम मारेंगे तुमको। हाँ, जैसे हमारे पापा हमारी अम्मा को मारते थे। नहीं नहीं दबाएगी, गंदी है, गंदी है, बहुत गंदी है। अम्मा अम्मा अम्मा, क्या हुआ? सबको काटा अम्मा। दुख रहा है अम्मा। परी बिल्कुल अच्छी नहीं है, देख कितने जोर से काटा है। हम ना उसे अपने घर नहीं रहने देंगे, कहीं भगा देंगे। वो परी कहीं नहीं जाएगी। अगर परी कहीं चली गई तो हम सुहागरात किसके साथ करेंगे? नहीं, परी नहीं जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा जिद नहीं करते बेटा। देख कितने जोर से काटा है तुझे। अगर उसने फिर से काटा तो तू क्या करेगा? फिर से रोएगा तू? हाँ बोल ना, फिर से रोएगा? हाँ हम ना, हम अम्मा उसको टॉफी लाके देंगे। हाँ, और फिर टॉफी खाएगी तो वो नहीं काटेगी हमको, है ना? अम्मा अम्मा हमको पैसे दो, हमको पैसे दो। अरे नहीं बेटा, जिद नहीं करते। हमको टॉफी लाना, हमको टॉफी लाना, पैसे दो आप, पैसे दो। हम भरी के लिए टॉफी लाएंगे, फिर वो नहीं काटेगी हमको। देखना। इसका कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब सीधी तरह से बता कि तूने रश्मि को क्यों मारा? क्योंकि रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कि मौत से पहले उसके साथ सेक्स हुआ था। सर बलात्कार किया था उसका, रेप किया था उसका। सर हम दोनों का अफेयर चल रहा था, ठीक है? तो सर हमारे बीच में सेक्स होता था। सर हम कसम खा के बोल रहे हैं, सर हमने उसे कभी फोर्स नहीं किया सर, कभी जबरदस्ती नहीं की सर। कुछ दिन भी सर हम लोग घर ही में सेक्स किए थे और फिर मैं वहां से निकल गया था सर। कहाँ के लिए निकला? वहां से सर याद आया? मेघा से मिलने गए थे सर। कौन मेघा? सर पास ही के गांव में रहती है, हमारी एक और गर्लफ्रेंड है हमारी। ओ, तो मुद्दा ये है क्योंकि रश्मि को जब मेघा के बारे में पता चला, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस लड़ाई झगड़े में तूने रश्मि को मार डाला, लाश को ठिकाने लगा दिया। तेरे मोबाइल के लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक तो उसी एरिया में एक्टिव था जहां से हमें रश्मि की लाश मिली। मेघा के घर का रास्ता भी वहीं से गुजरता है जहां पे आपको रश्मि की लाश मिली थी सर। सही, डालो चलो कब में। देखिए सर, क्या रश्मि की हत्या और साक्षी की गुमशुदगी किसी झूठ का नतीजा थी? यहां कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, यह पुलिस अब तक नहीं समझ पाई थी। लेकिन साक्षी के साथ क्या हुआ था, वो थी कहां? प्रकाश जिसने साक्षी को आखिरी बार जिंदा देखा था, उसकी कहानी भी वैसे विश्वास करने लायक नहीं थी। क्या वाकई प्रकाश पर उन 3 बाइक सवारों ने हमला किया था? और अगर हाँ, तो फिर साक्षी कहां थी? और वो उस दिमागी तौर पर कमजोर लड़के के पास कैसे पहुंच गई? इस सच को जानने के लिए पुलिस ने प्रकाश के बयान के हिसाब से उन बाइक वाले हमलावरों को खोजना शुरू किया। मैं परी को टॉफी दूंगा ना, तब वो मुझे सुहागरात बनाने के लिए मना नहीं करेगी। अबे चल साले, कुछ भी बकवास कर रहा है। परी सुहागरात, परी तुझे ही मिलेगी क्या? कसम से परी है वो मेरी। हम रोज सुहागरात मनाते हैं। वो भी पूरे कपड़े। धीरज, ये क्या बकवास किया जा रहा है? हाँ, और मिलिंद तू या खड़ा रहकर चुपचाप सुन रहा है? बताओ तेरी माँ को। काकी मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं, वो अपने आप ही बक रहा है कुछ भी। धीरज ऐसी गंदी बातें नहीं करते और ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। वो पत्नी है मेरी, मैं रोज सुहागरात मनाता हूँ उसके साथ। ये देखो, उसने मुझे काटा। हमने जब अम्मा को कहा ना उसने काटा, तो अम्मा बोली वो गंदी है, उसको भगा देंगे। मैं उसको टॉफी दूंगा, देखना फिर वो ना नहीं कहेगी। साहब, पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। क्या कर रहे हैं आप? साहब, क्या हुआ? मिश्रा, साक्षी, साक्षी तुम ठीक तो हो?
स्मिता जी फौरन हॉस्पिटल भिजवाओ उसे। अम्मा हमारी परी को रोको ना इनको, अम्मा बोलो ना ये हमारी परी है। परी अम्मा हमारी परी है वो। सर घर के पीछे कपड़े मिले। मिश्रा कपड़े फौरन फॉरेंसिक के लिए भेजो और इन माँ बेटों को थाने लेके चलो। साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? हमारी बात का विश्वास करो, वो लड़की खुद हमारे घर पे भूखी प्यासी आई थी। हमने उसे रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, लेकिन उसकी नजर ना हमरे धीरज पर थी। हम उसे घर से बाहर निकालने ही वाले थे। क्या बोल रही हो अम्मा? कुछ भी झूठ बोल रही हो अम्मा, झूठ बोल रही है, जो भूल गई है हमको ना। हमारी परी जो है वो रास्ते पर मिली थी अम्मा। तो चुप कर। चुप, आवाज नहीं। अरे तुम क्यों डर गए धीरज? अम्मा को डांटा, तुम्हें थोड़ी डांटा है। बात सुनो, धीरज बहुत अच्छा बच्चा है। कहाँ मिली थी बेटा परी तुम्हें? परी से मिलना है ना? हाँ परी ना हमको वो वहाँ रास्ते पर मिली थी जहाँ हम खेलने जाते हैं ना, वहाँ पर। चल मेरी गाड़ी, टिक टिक टिक, चल मेरी गाड़ी। 1 मिनट गाड़ी, तुम इधर रुको। हाँ लगा। परी, मेरी परी, परी। ये तुम तो बिल्कुल मेरे सपनों की परी जैसी हो। मुझे पता है तुम मेरे लिए आई हो। हम मैं तुमसे शादी करूंगा, चलो ना। अम्मा हम परी को लेकर आ रहे हैं। माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। हमारा बेटा बहुत भोला है, जिद पकड़ कर बैठा था कि उसी के साथ शादी करेगा, तो फिर उसे उठा कर लाया, तो हमने छोटी मोटी इसकी शादी करवा दी। वैसे भी इसे कहाँ कुछ पता चलता है। फिर एक दिन ये खुद उससे परेशान हो जाएगा तो कहीं छोड़ देंगे उसे। खिलौना नहीं है, बेटे की चिंता है। उस मासूम लड़की के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ तरस नहीं आया उसके ऊपर। सारी जिंदगी अंदर सड़ोगे। केस लगेगा तुम्हारे ऊपर, लड़की के बलात्कार का, किडनैपिंग का, झूठी शादी में कानून तोड़ने का आरोप लगेगा तुम्हारे पास। नहीं साहब। स्मिता जी लेके जाओ इसे। नहीं साहब, नहीं साहब, ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया। मेरे बेटे की वजह से किया कुछ नहीं। अम्मा को कहाँ लेके जा रहे थे? अम्मा कहाँ गए? एक बात बताओ, तुम्हें परी से मिलना है ना? परी बहुत सुंदर है वो। आपको पता है कहाँ है वो? हाँ कहाँ है? जहाँ से तुम उसे लेके आए थे ना, वो वहाँ चली गई। हाँ हमको पता था ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन तुम्हें पता है ना तुम कहाँ से लाए थे उसे? वहाँ से लाए। हाँ वो पता है ना, वो परी वहाँ पे रास्ते पे हम खेलने जाते हैं ना, खेत के उधर, वहाँ पर। अच्छा हमें उस जगह पे लेके चलोगे? हाँ हम परी को मना लेंगे तुम्हारे पास वापस आने के लिए। सच में? हाँ चलो चलो गाड़ी में। हाँ गाड़ी में लेके चलेंगे। सर मेरी डॉक्टर से बात हुई, उसने बताया कि साक्षी की बॉडी में भारी मात्रा में अफीम मिली, जो उसे रोज थोड़ी थोड़ी करके दी गई थी, ताकि वो उनके चंगुल से भाग ना सके। सर लगता तो ऐसा ही। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि साक्षी के सर पे रॉड जैसी किसी चीज से वार किया गया, और पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कई बार रेप हुआ था, जबरदस्ती की गई थी। उसका रेपिस्ट कोई और नहीं, वो बेवकूफ धीरज ही है। कहाँ है बेटा? अंदर अंदर अंदर। बस ये इधर इधर इधर। वो मुझे कहाँ मिली थी बेटा? वो मुझे ना वहाँ ये इधर 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 नहीं, इधर नहीं, वहाँ पर, वहाँ मिली थी परी मुझे। परी ये तो खून के धब्बे हैं मिश्रा। आसपास का एरिया अच्छी तरह से चेक करो। सर सिंह
परी? मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। सर ये रॉड मिला, देखिए खून के धब्बे भी। यानी कि इसी रॉड से साक्षी पे वार किया गया था। रॉड को फॉरेंसिक के लिए भेजो। इसमें मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स धीरज और प्रकाश के फिंगरप्रिंट से मैच करा के देखो। हो सकता है इन दोनों में से ही किसी एक का काम हो। और साथ ही ये भी पता करना होगा कि उस दिन रश्मि के घर में क्या हुआ था, या फिर उस दिन ऑटो में क्या हुआ था, जो अभी तक हमें नहीं पता। हम तुम्हारी अम्मा, पहचाने हमको तुमको कुछ नहीं होने देंगे बेटा। हम हैं तुम्हारे साथ। बहुत दर्द हो रहा है, हमारे साथ तुमको बहुत तकलीफ हो रही है ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। साक्षी, तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे साथ ये सब किसने किया था? कौन था वो? याद करने की कोशिश करो, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया था? कौन थे वो दरिंदे? नहीं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। कौन थे वो दरिंदे? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। सर आप इन पर प्लीज प्रेशर मत डालिए, वरना इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। मिश्रा, साक्षी के कपड़ों और मेटल रॉड से जरूर हमारे हाथ कुछ ना कुछ लगेगा। फॉरेंसिक वालों से कहो जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजें। और हाँ, पता करो वो दो बाइक्स किसकी हैं। सर। हाँ तो अक्षय, ये बताओ तुम्हारी सिल्वर ग्रे कलर क्रूज बाइक क्राइम सीन पे देखी गई कैसे? सर उस दिन हम पूरा दिन विनीता मैडम से रैली में ही थे और फिर शाम में हम उनके साथ घर आए थे। एक बात बता, तेरी बाइक खुद ब खुद चलती है क्या? नहीं साहब, वो मेरी बाइक तो सर्विस के लिए गई हुई थी ना। उसी दिन सुबह ही सर्विस सेंटर से आई थी, तो हम उसको चला के देखे तो कुछ खराबी कर रही थी वो बाइक। तो हम दोबारा उसको सर्विस सेंटर देने लगे, तभी रैली में जाने का टाइम हो गया था। तो हम बाइक फिर मैडम के घर पे लगा दिए। बस साहब उसमें पूरा दिन चला गया और सब फिर पता चला कि रश्मि जी गायब हो गए। बाद में उनका डेड बॉडी मिला। बस उसी में ये सब अफरा तफरी में बाइक का तो हम भूल ही गए। हम तो अभी तक उसको छुआ भी नहीं है। बाइक अभी मैडम के घर में ही लगा हुआ है। मिश्रा, इसकी बाइक सीज करो और इस सर्विस सेंटर वाली कहानी में कितनी सच्चाई है पता करो। सर अक्षय की सर्विस सेंटर वाली कहानी सच तो है, लेकिन इस कहानी में गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? सर सर्विस सेंटर से विनीता जी का घर 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन सर्विस सेंटर में जो बाइक के किलोमीटर्स नोट किए गए थे और विनीता जी के घर पे बाइक के किलोमीटर्स जो हमने नोट किए, उससे पता चला कि इस बीच बाइक 17 किलोमीटर चली। यानी कि 15 किलोमीटर की गड़बड़ है। प्रकाश जो बोल रहा है, अगर हम उसको एक पल के लिए सच माने तो विनीता जी के घर से वो जगह जहां प्रकाश पे हमला हुआ था 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि बाइक विनीता जी के घर से 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर वापस आई, तो हो गए 10 किलोमीटर। और जैसा कि तुमने बताया कि सर्विस सेंटर से विनीता जी का घर 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हुए 12 किलोमीटर। अब कहानी समझनी है 5 किलोमीटर की कि ये 5 किलोमीटर बाइक किसने चलाई। और सर मेटल रॉड पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो धीरज और प्रकाश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर साक्षी के कपड़ों पे 2 लोगों की सीमेंट ट्रेसेस मिले, मतलब रेप एक आदमी ने नहीं 2 लोगों ने किया। मिश्रा एक काम करो, साक्षी के कपड़ों से जो सीमेंट के सैंपल मिले हैं वो धीरज, प्रकाश, अर्जुन, इन तीनों के सीमेंट से मैच करा के देखो और हाँ रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाओ। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलिए। सर देखिए ना क्या हुआ हमारी साक्षी को, पता नहीं बेहोशी की हालत में भी बड़बड़ा रही है एक ही बात।
जोर से, रश्मि बचाओ हमें, रश्मि नहीं, रश्मि बचाओ, छोड़ दो हमें। अरे क्या मतलब हो सकता है इस बात का? रश्मि बचा लो मुझे। मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं साक्षी के साथ जब ये सब हो रहा था तो रश्मि वहीं पे थी? साक्षी के बेहोशी में बुदबुदाए शब्द, अक्षय की मोटरसाइकिल की 15 किलोमीटर की गुत्थी और प्रकाश का साक्षी को रश्मि के घर से बेहोशी की हालत में ले जाना। पुलिस ने प्रकाश के बयान को क्रॉस चेक करते हुए 4 ऐसी बाइक्स ढूंढ निकाली जिनके नंबर की आखिरी संख्या 5 थी और जो उस दिन उस वक्त क्राइम सीन से गुजरी थी। 4 में से 3 बाइक्स मिडिल एज्ड व्यक्तियों के नाम पर थी जिनके निर्दोष होने के गवाह और सबूत पक्के थे, लेकिन चौथी बाइक तुषार यादव नाम के एक लड़के की थी। पुलिस ने तुषार यादव के इस केस से जुड़े हर सस्पेक्ट अर्जुन, सचिन और प्रकाश से कनेक्शन ढूंढने की मुहिम तेज कर दी। लेकिन साक्षी के कपड़ों पर मिले सीमेन सैंपल की डीएनए रिपोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कपड़ों पर मिला सीमेन अर्जुन, प्रकाश और धीरज में से किसी का नहीं था। तो फिर वो 2 लोग कौन थे? साक्षी के बेहोशी में बुदबुदाए हुए शब्दों को आधार बनाकर पुलिस ने तीनों सस्पेक्ट्स अर्जुन, सचिन और प्रकाश के घर की तलाशी लेने की ठानी। सर, 1 मिनट यहाँ आइए। चुके हैं खून के धब्बे। मिश्रा, फॉरेंसिक वालों को फोन करो। सर। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक विनीता जी के घर पे जो खून के धब्बे मिले थे वो रश्मि के थे। यानी कि रश्मि के सर पे चोट और उसका मर्डर रश्मि के घर पे ही हुआ। किसने किया होगा ये सब? सचिन या अर्जुन? लेकिन अर्जुन ऐसा क्यों करेगा? वो अपनी बहन को क्यों मारेगा? सर, रॉड पे मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। तुम लोगों के फिंगरप्रिंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स, ब्लड सैंपल्स, साक्षी के कपड़ों पे मिले सीमेन सैंपल, यहां तक कि वो रॉड जैसे साक्षी के सर पे वार किया गया था, सब सबूत है हमारे पास तुम लोगों को लंबा अंदर करने के लिए। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि तुम लोगों ने ये सब क्यों किया, कैसे किया? सर, हमें नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। ये नेता के घर में बोल रही है, पॉलिटिशियन का बेटा है ना, तो लगता है कि इसको सजा ही नहीं होगी। हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा लंबा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ 2-4 दिन का ही फर्क पड़ेगा इसमें। लेकिन तुम दोनों बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे, ये पक्का है। हाँ, अगर कबूल कर लो तो हो सकता है मैं तुम्हारी सजा कम करा दूं। साहब, ये सब इस अर्जुन का ही प्लान था। इसने हमको और महेंद्र को फोन करके बोला कि साक्षी के साथ सेक्स करने का लालच दिया इसने साहब हमको। चुप हो जा बे। क्या बकवास कर रहे बे? साहब, हम बताते, हम सच बोल रहे हैं साहब। इसने हमको फोन करके बुलाया तो हम अपनी बाइक से तुरंत महेंद्र को लेकर इसके घर गए। उसके बाद हमने प्रकाश को फ़ोन किया और बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और बोला कि उसको घर छोड़ दे। तो प्रकाश आया और उसे ले गया।
गई क्या? भाई मजा आ गया, लेकिन मजा तो बहुत आया था यार सच में। अबे यार, अबे गलती कर दिया हम। उसको ऐसे छोड़ दिया, अगर वो पुलिस स्टेशन चलेगी तो? अबे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे उसे रोकना होगा यार, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे भाई। चल एक सेकंड, हम ना अपने कपड़े बदल के आते, नहीं तो वो प्रकाश हमको पहचान लेगा। मैंने घर से रोड ली और अक्षय की बाइक लेकर निकला। तुषार और महेंद्र तुषार की बाइक से आए और प्रकाश के ऑटो के पीछे गए। कहाँ घुसे जा रहे हो भैया? मरी क्या? चल मेरी गाड़ी, टिक टिक टिक, चल मेरी गाड़ी। अबे इतना खून निकल रहा तो मरी गई होगी। अबे इससे पहले कोई याद है, चल निकलते हैं यहाँ से, चल चल चल। घर वापस आके हम रश्मि के पास गए और देखा तो वो मर चुकी थी। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम उसे जंगल की तरफ ले गए। फिर तुषार ने अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और उसकी बॉडी पर डाल दिया। डर की वजह से मेरे हाथ से माचिस जल ही नहीं रही थी, तो तुषार ने मुझसे माचिस ली और रश्मि को जला दिया। फिर रश्मि और साक्षी का मोबाइल हमने नाले में फेंक दिया और उसके बाद घर आ गए। क्यों किया? वो लड़की उस ऑटो वाले के साथ लगी हुई थी। नहीं, क्या कमी थी हमें? उस ऑटो वाले के लिए उसने हमें मना कर दिया। साक्षी, क्या तुम भी हमसे? अर्जुन प्लीज, हम किसी को पसंद करते हैं। ये बात हमें बर्दाश्त नहीं हुई और हमने उससे बदला लेने की ठान ली। मैं बताता हूं तेरे में क्या कमी थी। तो आदमी जरूर है पर इंसान नहीं। लड़की ने प्यार में मना क्या किया? अपने इन दो दोस्तों से उसका बलात्कार करवा दिया। नहीं, जब उसने मना किया तो हम अपने रूम में चले गए थे। थोड़े टाइम बाद वापस आए और देखा तो अकेली पढ़ाई कर रही थी। तो हमने सोचा कि एक बार फिर से बात करके देख ले। साक्षी, साक्षी, हमारी बात तो सुनो। जो हमने तुमसे कहा है तुम उसके बारे में एक बार सोच के तो देखो। अरे वो ऑटो रिक्शा वाला तुम्हें क्या दे सकता है? वो तुम्हारे लायक नहीं है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं साक्षी। वो ऑटो वाला ना तुमसे लाख गुना अच्छा। वो तुम्हारी तरह लड़कियों को प्यार में फंसा के उनके साथ टाइम पास नहीं करता, समझे? और अगली बार अगर हमें छुआ ना तो हम प्रकाश से कह देंगे और वो तुम्हें। मतलब तुम हमको धमकी भी दे रही हो तो उस ऑटो रिक्शा वाले की? हाँ, है वो ऑटो वाला। खुद की मेहनत से खुद का पेट पालता है। तुम्हारी तरह नहीं अपने माँ के पैसों पे अय्याशी कर रहा है। एक पैसा कमाने की औकात नहीं है। औकात देखेगी हमारी? हमने 1 घंटे में उसे उसकी औकात समझा दी। तो ये है मिश्रा वो 5 किलोमीटर का चक्कर। उन 15 में से बचे 5 किलोमीटर इसने अपनी बहन की लाश को ठिकाने लगाने में खर्च किए। दरअसल हम साक्षी को मारना चाहते थे, जो बच गई। और रश्मि तो गलती से मर गई। खुद की बहन को मार डाला। उसकी सहेली साक्षी का इन 2 भेड़ियों से बलात्कार करवा दिया। मिश्रा, इन पे ऐसी दफाएं लगाना कि बाहर की रोशनी देखना इनके नसीब में ही ना हो। 22 साल का अर्जुन, जिसने अपनी बहन की सहेली का गैंगरेप करवाया और जो अपनी ही बहन की हत्या का जिम्मेदार भी था। आखिर ये ख्याल आता कहां से है कि अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो उसकी हस्ती मिटा दी जाए? हमें इन कारणों की जड़ में जाना होगा, क्योंकि जवान बच्चों का ऐसे अपराधों की कल्पना करना भी हमारे बेहतर समाज और बेहतर देश के उद्देश्य को नाकाम कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस दुनिया ने मुझे बर्बाद कर दिया, पर अब मेरी बारी है। मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कोहराम मचाऊंगी कि दुनिया याद रखेगी। ये मेरा वादा है, खुद से भी और इस दुनिया से भी।
ये केस निशी का है, जो सिर्फ 14 साल की थी और अपनी जिंदगी का एक ऐसा वनवास काट रही थी जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और इन सवालों के क्यों ऐसे प्रश्नवाचक मुद्दे हैं जिनके जवाब कभी निशी को दिए ही नहीं जा सकते। ये केस इसलिए भी यूनिक है क्योंकि शायद ये केस कभी पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस इस केस में ऐसे कूद पड़ी कि उन्हें पता ही नहीं चला और फिर जांच और तहकीकात की एक लंबी दौड़ छिड़ गई। सर, इफ यू अलाउ मी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। सर, आप मुझे ज्यादातर पुराने केस ही क्यों देते हैं? तुम्हारी काबिलियत आदिल, और तुम गड़े मुर्दे उखाड़ने में माहिर हो। केस फाइल कहती है कि मिसिंग केस है। ये बच्चा पुनीत MDM स्कूल का स्टूडेंट था। 7 मार्च 2019 से स्कूल से मिसिंग है। 7 मार्च मतलब सर 4 महीने पुराना केस है। सिर्फ 4 महीने पुराना आदिल। इस बच्चे की फैमिली के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन है, ऊपर से प्रेशर बहुत आ रहा है। ठीक है सर, मैं केस स्टडी करता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। जैन सर। मनीष सर, गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं एक बार फिर से। सर, एक बात बोलूं, इस केस को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे सलाह मशवरा करता रहूँगा। ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना सर। चलो हटो सामने से, हटो। सर, ये लड़की अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। रीना, देखो जरा, चोट नहीं लगी कहीं? सर, इसे कोई चोट तो नहीं लगी है। खून कहाँ से लगा तेरे कपड़ों पर? बोलो, ये खून किसका है? कुछ नहीं साहब, मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक्स। सुनो, क्या पूछ रहा हूँ मैं? कहाँ जाना है आपको? कहाँ से आई? घर कहाँ है तुम्हारा? नाम क्या है? ये लो आपका खर्चा पानी, और अब मुझे जाने दो। कौन हो? कहाँ जा रही हो? पैसे और सिरिंज? ये पैसे किसके? और ये दवाइयाँ कहाँ से आई? सर, ये लड़की जिस तरह से भागने की कोशिश कर रही है और इसके कपड़ों पे खून लगा है, ऐसा लग रहा है या तो इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है या फिर हो सकता है ये किसी मर्डर से कनेक्टेड हो। अपने साथ लेकर चलो सर, चलो। तो ये सब बैंड सेडेटिव्स है? जी हाँ सर, रास्ते भारत में तस्करी होती है इनकी। सर, एक 14-15 साल की बच्ची के पास ये सब मिलना बहुत हैरानी की बात है। पर जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची ब्राइब ऑफर कर रही थी, हो सकता है उसने ये सब किसी ऐसे क्रिमिनल से सीखा हो जो इन दवाइयों की तस्करी करते हैं। मतलब मैटर सीरियस है। बच्ची के कपड़ों पर जो खून लगा था, बताया कुछ? नहीं सर, फिलहाल तो उसने कुछ नहीं बताया। उसको भेजा है पर वहाँ भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक शब्द और बोला ना, चलिए यहाँ से। ये लो, पानी पी लो। अच्छा, सॉरी, अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, कभी नहीं, पक्का। शांत हो जाओ। क्या निर्मला जी, सर, अभी तक दोस्ती नहीं कर पाई आप? वैसे नाम क्या बताया इसने? इसने नाम नहीं बताया अपना, अपने पेरेंट्स का भी नाम नहीं बताया। ये भी नहीं बता रही है कि इसका घर कहाँ है। क्या नाम है आपका? निशी। अब मुझे जाने दोगे? जरूर जाने देंगे। कहाँ जाना है आपको? बताओ, घर कहाँ है आपका? यहां से भाग के कहाँ जा रही थी? किसके पास जाना? और वो दवाइयाँ वो किसने दी थी आपको? उसी के पास जाना आपको? वो सिरिंज जिसने दिया था, किसने दिया था?
और आपके कपड़ों पर वो खून, वो किसका था? अरे निशी, बेटा अच्छा रिलैक्स, सुनो। हाँ मनीष, हटो हटो, आइए सर। सर इस बच्चे की लाश मिली है, लगता है मर्डर 1-2 दिन पहले ही हुआ है। इसके गले को किसी धारदार चाकू से काट दिया गया। जिस तरह से गर्दन को स्लिट किया गया, उस हिसाब से तो जमीन पर काफी खून होना चाहिए। खून नहीं तो मुमकिन है इसे पहले कहीं और मारा गया और यहाँ पर लाकर बॉडी को डंप किया गया। आसपास पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा और उसकी शिनाख्त करो। सर खिड़की से भागने का सोच रही हो निशी? डरो मत बेटा, हम खुद चाहते हैं कि आप यहाँ से चली जाओ। फिर आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? तो फिर आप ये क्यों नहीं बता देते कि आपके कपड़ों पे खून कैसे लगा? आपके बैग से मिले वो सिरिंज, कैश, मेडिसिन, ये सब किसने दिया आपको? वो बैग मेरा नहीं था, वो मुझे पड़ा हुआ मिला था। कहाँ पड़ा हुआ मिला था? मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर आपको ये तो याद होगा कि आपका घर कहाँ है। गुड, वेरी गुड। कहाँ घर है आपका? बख्तियारपुर। आप बख्तियारपुर की रहने वाली हैं? बख्तियारपुर तो बिहार में है ना? फिर आप फरीदाबाद कैसे आ गई? अच्छा आप ये बताओ कि बख्तियारपुर में आप कहाँ रहती थी? एड्रेस याद है? कोई फ़ोन नंबर? पापा का, मम्मी का, किसी का कोई फ़ोन नंबर याद है आपको? निशी बख्तियारपुर की रहने वाली है? जी सर, लेकिन निशी ने वहाँ का कोई एड्रेस नहीं बताया। निर्मला जी निशी से बात करते रहिए, हो सकता है वो कुछ और बताए। तब तक मैं इसकी तस्वीर बख्तियारपुर पुलिस से शेयर करता हूँ, हो सकता है वहाँ से इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। दिल्ली हाईवे पे जिस बच्चे की हमें लाश मिली थी, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि उस बच्चे के ब्लड में हमें वैसे ही सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं जो हमें निशी के बैग में मिले थे। तो मतलब निशी का इस बच्चे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, या फिर इसके कत्ल से। बच्चे की मौत कब हुई? सर रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी मिलने के 1-2 दिन पहले। मतलब 5 दिन पहले। और निशी भी हमें 5 दिन पहले ही मिली थी। जी हाँ सर, लेकिन सर फिलहाल ये पता नहीं चल रहा है कि ये बच्चा है कौन। इसके बारे में कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। और सर चौंकाने वाली बात यह है कि इस बच्चे को पिछले कई समय से सेडेटिव्स दिए जा रहे थे। इसकी बॉडी पे कई सारे सिरिंज के मार्क्स भी हैं। और सर ये सेडेटिव्स इतने खतरनाक हैं कि किसी भी आदमी को कम से कम 6-7 घंटों के लिए बेसुध कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने छोटे बच्चे को ये सब सेडेटिव्स कौन दे रहा था और क्यों? एक काम करो, इस बच्चे का एक ऐसा स्केच तैयार करो जिसमें बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लगे और खुश लगे। निशी से दोबारा मिलना पड़ेगा। राइट सर। निशी, बेटा पुलिस अंकल आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। हमने भी आपके लिए एक स्केच बनवाया। दरअसल हमें एक बच्चे के बारे में पता चला। देखिए, क्या आप इसे जानती हैं?
घर में मनुष्य फैला रखी है, हर टाइम टेसुए बहाती रहती है। मुझे निशी दीदी के पास जाना है। अब निशी का नाम भी लिया ना तो तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगी। सर मैंने इस बच्चे की फोटो अपने खबरियों से शेयर की, लेकिन फिलहाल उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि ये बच्चा किसी बैगर रैकेट से जुड़ा हो। लेकिन निशी का चेहरा साफ साफ बता रहा है कि वो इस बच्चे को पहचानती है, और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि निशी के बैग में जो सेडेटिव्स थे वही सेडेटिव्स इस बच्चे की बॉडी में भी मिले। निशी ने निर्मला जी को बताया था कि वो बैग जिसमें सेडेटिव्स मिले थे वो उसे कहीं पड़ा हुआ मिला था। निशी झूठ बोल रही है, शायद वो हमारे सवालों से बचना चाहती है। हमने बच्ची से पूछा था कि उसकी बॉडी पर, उसके कपड़ों पर वो खून कहाँ से आया, उसने कुछ नहीं बताया। फिर हमें इस बच्चे की लाश मिलती है। हमने उससे पूछा उसका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली, उसके माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उसने निर्मला जी को अब सिर्फ इतना बताया कि वो बख्तियारपुर की रहने वाली, लेकिन बख्तियारपुर से फरीदाबाद कैसे आई इस बारे में अभी भी कुछ नहीं बता रही। राइट सर, और इस बच्ची ने कई बार से भागने की कोशिश भी की है, तो जाहिर सी बात है यहाँ फरीदाबाद में ऐसा कोई तो है जिसके पास ये जाना चाहती है, पर हमें नहीं बता रही है। करेक्ट। एक काम करो, निशी को एक टीम के साथ भेजो, पूरे एरिया का राउंड लगाओ। अगर कोई भी लोकेशन निशी की जानी पहचानी होगी तो उसे देखकर जरूर रिएक्ट करेगी। राइट सर। और वो डीसीपी साहब वाले पुनीत मिसिंग केस की क्या अपडेट? सर मैं पुनीत के पेरेंट्स और स्कूल वालों से मिला था, उनके पुराने स्टेटमेंट नए स्टेटमेंट से थोड़े अलग हैं। मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, पहले निशी को ले जाने के ऑर्डर पास करवाओ, फिर हम डिस्कस करते हैं। राइट सर। अंकल वो एक बिस्किट दो ना। चलो 10 रुपये। अंकल अभी पैसे नहीं है, कल दो तो चलेगा। अपने को चालाक समझती हो? चलो थोड़ा यहाँ से। क्या वो निशी? कुछ नहीं। निशी के जवाब उसके हाव भाव से विपरीत थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि निशी किसी भी बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति का एक कलात्मक पहलू भी था और निशी के चित्रों में इसकी झलक देखी जा सकती थी। सर पुनीत मिसिंग केस में फिलहाल कोई नई अपडेट नहीं है। सर मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, मैं जल्दी आपको अपडेट करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर, जय हिंद। सर वो बच्ची निशी से भाग गई। क्या? निर्मला जी ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एक बच्ची यहाँ से गायब हो जाती है और आप लोगों को कुछ नहीं पता? सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। फिर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, आखिरी बार पता चला कि निशी वॉशरूम की तरफ गई थी। जब काफ़ी देर तक निशी बाहर नहीं आई तो वार्डन ने नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सर निशी वॉशरूम की खिड़की जंप करके भागी। सर क्या लगता है आपको, वो बच्ची इस विंडो से जा सकती है? इसका कांच निकालना तो उसके लिए पॉसिबल है, पर यहां से जंप करना इम्पॉसिबल लग रहा था। काफी हाइट, मुमकिन नहीं। एक छोटी सी बच्ची यहाँ से अकेले बाहर नहीं जा सकती, जरूर उसकी किसी ने मदद की। बाहर की फुटेज चेक करते हैं और पेट्रोलिंग टीम को तुरंत अलर्ट करो।
सर ये आदमी तो उस साहब का ड्राइवर था जो मैडम से मिलने आए थे। कौन है ये आदमी? सर वो आदमी अंदर चला गया और उसका ड्राइवर मुझसे ज़बरदस्ती बातें करने लगा। फिर अचानक से किसी को नंबर मिलाते हुए बाहर चला गया और फिर कुछ देर बाद वो दूसरा आदमी बाहर आया और वो दोनों आदमी उस कार में बैठ के वापस चले गए। हाँ सर, ये विवेक विष्ट नाम का आदमी मुझसे मिलने आया था। आज मैं पहली बार इससे मिली हूँ। क्या काम था इसे? सर इसने मुझे कल कॉल किया था, बताया बिजनेसमैन है, डोनेशन देना चाहता, इसलिए मैंने आज इसको मिलने के लिए बुलाया था। सर आज जब ये मुझसे मिलने आया तो मैंने इसे डोनेशन का प्रोसीजर बताया, लेकिन अचानक इसको कोई कॉल आया और ये चला गया। इन दो लोगों का आज यहाँ पर आना और आज ही निशी का भागना, कुछ तो है। निर्मला जी, कॉरिडोर की फुटेज प्लीज। सर ये लड़की निशी जिस तरह से विवेक को देख रही है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फुटेज में साफ दिख रहा है कि इस आदमी ने निशी को भागने में मदद नहीं की। निशी खुद वॉशरूम की खिड़की से कूदकर भागी। फिर भी इन दोनों का यहाँ पर आना और निशी का भागना महज इत्तेफाक है। ये निर्मला जी विवेक को फोन लगाइए। जी सर उसका नंबर बंद आ रहा है। मनीष, निशी शायद इन दोनों आदमियों को जानती है, पता लगाओ ये दोनों कौन है। तो इसी तरह भागी थी वो, पता नहीं कहाँ गायब हो गई चुईया। तूने भागने क्यों दिया बे उसको? उसी टाइम पकड़ के काट नहीं देता चुईया को? क्यों? तू भी तो अंदर गया था उसको काटने के लिए, तूने काटा क्या? ज्यादा बोल मत, ढूंढ अभी उसको। तो मैं और क्या कर रहा हूँ? सर फॉरेंसिक से फोन था, निशी के कपड़ों पे मिले ब्लड सैंपल उस बच्चे के ब्लड से मैच हो गई जिसकी डेड बॉडी हमें दिल्ली हाईवे पे मिली। मतलब साफ है निशी का उस बच्चे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सर निशी ने हमसे भले ही कई झूठ बोले हो, लेकिन एक बात उसने सच बोली है कि वो बख्तियारपुर की रहने वाली है। बख्तियार पुलिस ने उसके फोटो को आइडेंटिफाई किया है। निशी के पास और प्रेजेंट में जमीन आसमान का अंतर है सर। महज 12 साल की उम्र में उसने नेशनल चेस चैंपियनशिप जीती थी। बख्तियारपुर का हर एक बंदा उसको जानता है। इतनी काबिल बच्ची, इतनी काबिल बच्ची बुरे हाल में क्यों है? कौन कौन है बख्तियारपुर में? फिलहाल तो कोई नहीं है सर। निशी की मां को भी मार दिया गया। मेरे व्हाट्सएप कोई नहीं बचेगा। बोल खुशी, कौन सा पहले फोड़ू? पिंक, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। अरे क्या शोर मचा रखा है? बहुत मस्ती करने लग गई हो दोनों। क्या छुपा रही है निशी? कुछ नहीं माँ। दिखाओ। सुई? ये क्या कोई खेलने की चीज है? लग जाएगी तो पता है ना कितना खून निकलेगा। इसे मैं फेंक ही देती हूँ। बदमाश हो गई हूँ आजकल सच में। तुम किसने की? विनय नाम के इस आदमी ने। ये सुधीर का दोस्त था सर। सुधीर को शक था कि विनय का उसकी बीवी प्रियंका से अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होते रहते थे। तुम होते कौन हो हमें सही गलत की सीख देने वाले? महीनों महीनों शक्ल नहीं दिखाते और अब आ गए यहाँ हंगामा खड़ा करने। अरे नहीं आते ना, इसी बात का फायदा उठाकर गुल खिला रहे हो तुम यहाँ पर। अरे हम दिल्ली जाते तुम्हारे के लिए, तुम्हारे और अपने बच्चों के लिए, और तुम यहाँ हमारे पीठ पीछे हमारे दोस्त के साथ। घिन आती है हमें तुमसे। तुम हमारे बारे में इतना घटिया सोचते हो। और जिस विनय को लेकर सुधीर को शक था सर, उसी विनय ने निशी की मां को मार दिया।
तुम निशी, खुशी अंदर जाकर खेलो। तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। तुम्हारी वजह से सुधीर मुझ पर शक करता है। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ प्रियंका, और वैसे वो सुधीर ने तुम्हें आज तक दिया ही क्या है। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। बस मेरे और सुधीर के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता भी है हाँ? तुम्हें पटाने के लिए मैंने कितना पैसा खर्चा किया है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस हादसे के बाद निशी ने अपने फादर सुधीर को बता दिया कि विनय ने उसकी मां को मारा है। इस बात को सुनकर सुधीर ने अपना आपा खो दिया और उसने विनय का कत्ल कर दिया। विनय के कत्ल के बाद सुधीर को जेल हो गई और निशी के मामा मामी निशी को और उसकी छोटी बहन को बख्तियारपुर से यहां फरीदाबाद लेकर आ गए। सर, निशी के मामा मामी यहां फरीदाबाद में रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। तेरी निशी दीदी मरी नहीं है जो हर वक्त रोती रहती है। एक बात तो क्या कर रही हो? अरे वो बच्ची है, बहन की याद तो आएगी ना उसे। हाँ तो ठीक है ना, इसे भी इसकी बहन के पास छोड़ आओ। जब से यहाँ आई है मेरा जीना हराम हो गया है। तेरी फूटी किस्मत में तुम कम थे जो इसे भी मेरे सर पर लाकर बैठा दिया है। हाँ सर, 2 साल पहले हम निशी और खुशी को अपने पास ले आए थे, लेकिन उसके बाद वो अपने दूसरे मामा मामी के पास रहने चली गई। दूसरे मामा मामी कौन? बसंत और जया, मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी। देख बसंत, सीधी सी बात है, मैं अकेला इन दोनों बच्चियों की देखभाल पालन पोषण नहीं कर सकता। प्रियंका तेरी बहन भी तो थी। इन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची की जिम्मेदारी तुझे उठानी ही पड़ेगी। ठीक है भैया, फिर हम निशी को ले जाते हैं। बसंत निशी को अपने साथ ले तो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे यहां वापस छोड़ गया। तो आखिरकार निशी आप लोगों के साथ ही रह रही थी। अभी निशी कहाँ है? हमने कहा था ना कि पुलिस में रपट लिखा दो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। यही तो गलती हो गई। अब और गलती मत करो, जो भी जानते हो साफ साफ बोल दो। साहब हम कुछ नहीं छुपाएंगे। निशी जब से अपने छोटे मामा के यहाँ से आई थी बहुत बिगड़ गई थी। वो अपना स्कूल आधे में छोड़कर आई थी, इसलिए साहब हमने उसे यहाँ ट्यूशन लगवा दिया था, लेकिन उसने अपनी ट्यूशन वाली मैडम के पैसे चुरा लिए थे। साहब बहुत बेइज्जती हुई हमारी। पूरे 51,000 रुपए चुराए आपकी भांजी ने। स्वाति जी, ये कैसा आरोप लगा रही हैं आप बच्ची पर? भला ये चोरी क्यों करेगी? मैंने अपनी आंखों से देखा इसे पैसे चोरी करते हुए। मैं आप लोगों को सिर्फ 1 दिन का टाइम दे रही हूँ। अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। देखा देखा कैसे जलील करके गई है वो। बोल कहाँ है 51,000 रुपए? मामी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। वो झूठ क्यों बोलेगी? चल चल निकल बाहर। जब तक तू नहीं बताएगी ना 51,000 रुपए कहाँ है, तब तक तुझे अंदर नहीं आने दूंगी। आप चलो अंदर। मामी मैंने कोई चोरी नहीं करी। मामी मामी प्लीज, मामी साहब हमने तो गुस्से में उसे बाहर खड़ा किया था, लेकिन वो तो भाग ही गई। तो आपने मान लिया था ना कि उसने चोरी की होगी, इसलिए गुस्से में शायद वो भाग गई। भरोसा तो नहीं हुआ सर, लेकिन जिस तरह उसकी ट्यूशन टीचर आपके पास जाने की धमकी दे रही थी साहब, हम लोग डर गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस मुंह से आपके पास आए उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के। सारे जवाब रट के रखे हैं आप लोगों ने। निशी के पास से हमें ड्रग्स मिले। ड्रग्स? जी ड्रग्स, जो बैन है। और उसके कपड़ों पर खून भी मिला। वो खून एक बच्चे का, ये वो बच्चा, और अब इस बच्चे का कत्ल हो चुका है। जानते हैं आप ये बच्चा कौन है? नहीं नहीं सर, पता नहीं जानते सर कौन है ये। और इन दोनों को? सर हम किसी को नहीं जानते, और हम तो ये सब सुन के खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि निशी 2 महीने से आखिर है कहाँ। हमें स्वाति गुप्ता से मिलना। हाँ सर,
निशी ने हमारे घर से 51,000 रुपये चोरी किए थे। अगर निशी ने चोरी की थी तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, जबकि उसके मामा मामी को आप रिपोर्ट लिखवाने की धमकी देकर आई थी? सर उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं, लेकिन फिर अचानक से निशी कहीं गायब हो गई। वो माइनर है, मुझे लगा कि अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो आप लोग मुझे ही गलत समझोगे। इन्हें जानती हैं? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। अरे मैडम वो ही समझ ना आ रहा कहाँ गायब हो गई वो। तुझे पता है ना, अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो क्या होगा? अरे सब मालूम है मैडम जी, इसलिए तो कह रहा हूँ बोरिया बिस्तर बांधो और गायब हो जाओ। अरे वो देख वो रही। चल चल चल। सर इन दोनों आदमियों की फोटो मैंने अपने खबरों से शेयर की। इन दोनों के बारे में ना तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ना ही इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। लेकिन ये दो लोग एक फेक आईडी का नंबर इस्तेमाल करके निर्मला जी से मिलने जाते हैं डोनेशन के सिलसिले में, और जिस दिन ये दोनों वहाँ जाते हैं उसी दिन निशी भी गायब होती है। हो ना इन दोनों का निशी से नहीं, जिस बच्चे की लाश हमें मिली थी उससे भी कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ये निशी के मामा मामी उस बच्चे को और इन दोनों आदमियों को जानते हो पर हमसे सच छुपा रहे हैं। निशी के बड़े मामा मामी से तो मिल लिए, छोटे की क्या अपडेट है? छोटे मामा को फोन किया था मैंने, वो मुंबई में ही है। भैया पुलिस ने फोन किया था मुझे, ये क्या मुसीबत पैदा कर दिया आपने? बसंत मुसीबत वो तेरी थी जिसे मेरे पल्ले बांधकर तू मुंबई भाग गया। फालतू बकवास मत करिए भैया, अब ये बताइए कि इससे निपटे कैसे? मुझे नहीं पता, तू देख। निशी के फादर सुधीर जिस जेल में है वहाँ कांटेक्ट करो। मुझे लगता है हमें एक बार निशी के बारे में उसके फादर से ही बात करनी चाहिए। राइट सर। सर निशी का पता चल गया, उसका एक्सीडेंट हुआ था। लोकल पुलिस ने उसको सिटी हॉस्पिटल एडमिट किया था, उन्हीं से इंफॉर्मेशन मिली है। ऑफिसर उस एक्सीडेंट में बच्ची को ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन बच्ची बहुत सदमे में थी जिसकी वजह से बेहोश हो गई। बच्ची को होश कब तक आ जाएगा? बहुत जल्दी। लेकिन एक बात है। कहिए। हम बच्ची को एग्जामिन कर रहे थे तब हमने नोटिस की, दरअसल बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ पुराने घावों के निशान हैं। कुछ इन्फेक्शन भी था जो अभी तक क्योर नहीं हुआ है। आई फील कि बच्ची को काफ़ी समय तक मोलेस्ट किया जा रहा था। मोलेस्ट? यस। उसके घावों को देखकर तो यही लगता है कि यही कोई 4-5 महीने पुराने होंगे। 4-5 महीने पहले निशी अपने मामा बसंत के साथ रह रही है, तो जहां भी है उसे हाजिर करो। अब इस सवाल का जवाब वही देगा। राइट सर। सर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि निशी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसकी तकलीफ के कुछ तो साइन होंगे, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए होंगे। प्रियंका दीदी के साथ तो उसे हमेशा खुशी देखे थे, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद उसके गुमसुम रहने की कई वजह थी। एक तो उसके पापा उससे दूर हो गए, दूसरा हमारी मजबूरी के कारण निशी और खुशी को अलग रहना पड़ा। जिस दौरान निशी आपके साथ रह रही थी उसी दौरान उसके साथ कोई दुष्कर्म कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कौन था। सर हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और निशी तब स्कूल जाने के अलावा कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? MDM स्कूल में। लेकिन सर निशी स्कूल में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। कई बार उसके स्कूल से शिकायतें भी आ रही थी कि निशी का ध्यान उसके पढ़ाई में नहीं था। हमने इस बारे में उससे बातचीत भी की, पर हम उससे ज़्यादा कुछ बोलते तो वो बेचैन हो जाती, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। कई बार इतनी शांत हो जाती थी कि बस ड्राइंग बनाने में ही खोई रहती। गलती हमारी थी सर, हम निशी की तकलीफ समझ ही नहीं पाए। और फिर मेरी मुंबई में नौकरी लग गई और मैं उसे जयेश भैया के यहाँ छोड़ आया। और निशी स्कूल जाने से बहुत कतराती थी। निशी ने स्कूल जाना कब बंद किया था? उसको जयेश भैया के घर छोड़ने से करीब 10-12 दिन पहले। मनीष, निशी MDM स्कूल जाती थी और DCP सर ने हमें जिस पुनीत नाम के बच्चे का केस सौंपा है वो भी MDM स्कूल का स्टूडेंट था, राइट? हेलो पुनीत। हाय निशी। जी हाँ सर, ये वही स्कूल है
और पुनीत 7 मार्च से लापता है। 7 मार्च। और निशी ने स्कूल जाना बंद किया 9 या 10 मार्च से। हाँ, ये लड़की निशी, ये पढ़ती थी यहाँ पे। बात क्या है? इसने अचानक से स्कूल आना बंद कर दिया, वो भी पुनीत के गायब होने के 2 दिन बाद से। बता सकते हैं क्यों? नहीं, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पुनीत को लेके बात कर रहे हैं या इस बच्ची को लेके बात कर रहे हो? अब तो दोनों बातें होंगी सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशी की मोलेस्टेशन की वजह इसी स्कूल से जुड़ी है? नो, इट्स इम्पॉसिबल सर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपकी निशी के क्लास टीचर से बात करवा देता हूँ। निशी के बारे में उसका क्लास टीचर आपको ज्यादा जानकारी दे सकता है। ठीक है, बुलाइए उन्हें। सर, बुलाया आपने? हाँ अरुण, इन्हें तुम्हारे एक ओल्ड स्टूडेंट के बारे में तुमसे बात करनी है। कौन सी स्टूडेंट? निशी वर्मा। डरो मत बेटा, हम सब लोग आपके साथ हैं, लेकिन अब आप सिर्फ सच बोलोगे। बेटा, आपके साथ ये गलत काम कौन कर रहा था? ये देखो, क्या ये दोनों थे जो आपके साथ गलत कर रहे थे? ये नहीं था तो फिर कौन है? कोई और है जो आपके साथ गलत कर रहा था? तो अगर कोई और है तो फिर इन दोनों को आप कैसे जानती? अंकल, वो एक बिस्किट दो ना। चलो 10 रुपए। अंकल, अभी पैसे नहीं है, कल दो तो चलेगा? अपने को चालाक समझती हो? चलो फुटो यहाँ से। 1 मिनट बेटा, आपको बिस्किट खाना है? मैं दिलवा दूं? नहीं थैंक यू अंकल। अरे सुनो, बड़ी खुददार लगती हो, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें काम दिलवा दूं तो? ऐसा काम जिससे तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। कैसा काम? देखिए मैडम, किसे लेकर आया हूं? इसको समझा दिया ना क्या करना है? मुझे नहीं पता, आप ही बता दो, मुझे समझाना नहीं आता। देखो बेटा, मैं हूँ गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चे पैदा कराने वाली डॉक्टर। तुमको यहाँ पर सिर्फ सफाई का काम करना है। और ये है अर्जुन, ये तुम्हारी मदद करेगा। मैं वहीं रहने लग गई, सोचा थोड़े पैसे आ जाएंगे तो खुशी को लेके बख्तियारपुर फिर से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता था। रोज न रोज कोई नई औरतें आती थी, वो मैडम उन औरतों को बेहोश कर लेती थी और उनके बच्चे को गिरा देती थी, अबॉर्शन कर देती थी। फिर वो मरे हुए बच्चों का कचरा मुझे और अर्जुन को फेंकने के लिए कहती थी। अर्जुन है? ये तो गलत है ना। मैं 10,000 का काम करता हूँ और आप सिर्फ मुझे 5,000 देते हो। ए छछुंदर, 10,000 की औकात नहीं है तेरी। इसको देख, 4,000 में काम कर रही है। आप उसको 3 दो, 2 दो, मुझे क्या? मुझे 10,000 चाहिए, वरना मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दूंगा कि यह क्या क्या होता है। पुलिस? पुलिस? सॉरी, बहुत ज्यादा समझदार ना, मतलब बहुत ज्यादा काट। अब ये बताओ, वो जगह कहाँ पर है जहाँ पे ये सब होता था?
निशी के बयान के बाद पुलिस ने कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े इस रैकेट का पर्दाफाश किया। जावेद और मौर्य के साथ एक मुदिता नाम की औरत को भी गिरफ्तार किया गया, जो मिलकर ये अपराध कर रहे थे। लेकिन उन लोगों का निशी के मॉलेस्टेशन में कोई हाथ नहीं था। और निशी की आप बीती जान पाना अब उसके किसी अपने के ही बस की बात थी। इसलिए पुलिस ने कोर्ट की परमिशन लेकर निशी के पिता की निशी से मुलाकात करवाई। निशी, नहीं बेटा, रोके नहीं बेटा, रोके नहीं। तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार हम ही है बेटा। हमने तुमसे तुम्हारी माँ को छीन लिया, तुम्हें और खुशी को छोड़कर दूर चला गया। बच्चा देख, हम तुम्हें इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकते। हाँ? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, बता दो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। पापा है ना तुम्हारे साथ। हाँ 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 बेटा। सर मुझे जानबूझ के इसमें फंसाया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है मुझे। सच बोल दे, वरना तेरी फोटो फ्रेम करवा कर इसी थाने में टांग दूंगा। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। वो झूठ क्यों बोलेगी? तेरा नाम क्यों लिया उसने? बोल। सर वो लड़की क्लास में बहुत इनडिसिप्लिन थी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता था, बुरा लगता था उसको। शायद इसी बात का बदला निकाल रही है सर मुझसे। फिर डंडा दोबारा चला ना तो शायद 2 मिनट बाद तो कुछ और बोलेगा। सिर्फ उसके कहने से तो मैं दोषी साबित नहीं हो जाता। आप मेरा बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है ना, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है सर। माना निशी को मोलेस्ट किया जा रहा था, लेकिन निशी हमसे भी लगातार झूठ बोलती आ रही है और अपने क्लास टीचर के बारे में झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। इसका पता लगाना वाकई बहुत मुश्किल है। भले निशी के क्लास टीचर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर निशी ने एक लंबी चुप्पी के बाद अपने क्लास टीचर का नाम लिया। और अब अगर निशी झूठ बोल रही है तो क्या वजह हो सकती है? मनीष, एक काम करो, सर आपके कहने पर मैं निशी का हर एक सामान उसके बख्तियारपुर वाले घर से और उसके दोनों मामा मामियों के घर से लेकर आ गया हूँ। और आप इसका करेंगे क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मनीष, ड्राइंग करना निशी की हॉबी है, लेकिन अगर उसकी एक एक ड्राइंग को गौर से देखें तो उसकी सारी ड्राइंग्स उसके दिलो दिमाग की कैफियत को बयान करती हैं। जितनी भी ड्राइंग्स उसने बख्तियारपुर में रहते हुए बनाई हैं, उसकी सारी ड्राइंग्स खुशनुमा है। और उसके बाद उसकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं, सब में उदासी झलकती है। लेकिन सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। निशी के गुनहगार उसकी इस ड्राइंग में छिपे हुए, और उसके गुनहगार कोई एक नहीं, उसके गुनहगार शायद 5। मतलब उसकी ड्राइंग को गौर से देखो कि गंजा आदमी कौन हो सकता है। अब ये तिलकधारी कौन हो सकता है? तेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली, समझा? तेरी बीवी सब कुछ उगल चुकी है। अब तू बोल, जितना चुप रहेगा उतना ज्यादा पिटेगा। बोल। मुझसे गलती हो गई सर। सर मैंने उस बच्ची का भरोसा तोड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। बेटा मैं हमेशा नोटिस करता हूँ अकेले बैठ के ड्राइंग बनाती हो। क्या बना रही हो बताओ, बताओ मुझे। लेकिन 4 मुंह वाला, बाकी 6 मुंह। ये 10 मुंह होते हैं बेटा, इसके और 6 मुंह बनाओ। चलो पर वो 4 है। 4 है? कौन 4? ये आप क्या बोल रही हो बेटा? अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? फिर उस बच्ची ने मुझे रो रो के बताया कि कोई 4 आदमी है जो उसका लगातार रेप कर रहे हैं। सब पहले मुझे बहुत बुरा लगा, सोचा उसकी मदद करूं। उसके स्पर्श से मेरे अंदर जाग गया। और तभी मेरी बीवी आ गई।
इससे पहले कि वो तेरी काली करतूतों के बारे में अपने मामा मामी को बता दी, तुमने अपनी बीवी के साथ मिलकर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दी। हाँ, अब ये बोल, तेरे अलावा बाकी 4 कौन थे जिनके बारे में निशी ने तुझे बताया था? सर, इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी। ये हरकत प्रिंसिपल सर के बेटे रुपेश और उसके दोस्त संदीप की थी। वही दोनों मिलकर पहले निशी का रेप कर रहे थे। उन्होंने निशी का वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन निशी मेरे पास आई उनकी शिकायत लेकर। सर, निशी के साथ जो भी गलत हो रहा था वो उनका बेटा कर रहा था। मैंने इन्हें जाकर बोला भी था, लेकिन ये कहाँ मेरी सुनने वाले थे। उल्टा इन्होंने मुझे। निशी, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ यह सब किया, ये बताओ तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया और कैसे किया? सर, ज्यादा संस्कारी मत बनो तुम। अब तू क्या कर रहा था? अपने पुनीत के साथ क्या किया? मेरे बेटे के हाथों पुनीत का खून हो गया था। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम दोनों को हम इसी लॉकअप में गाड़ेंगे। गाड़ो सबको। निशी बेटा, सारे पाप नहीं करते, कुछ पाप हम जैसे इंसान भी कर बैठते हैं। हमने अपनी आग मंगाने में तुम्हारी माँ को मार दिया, लेकिन बेटा नहीं जानते थे कि हमारी इस गलती से तुम्हारी जिंदगी में 5 पैदा हो जाएंगे। माफ कर दो चेस चैंपियनशिप की विक्ट्री मैं अपने पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि शतरंज के सारे गुण मैंने उन्हीं से सीखे हैं। ये मेरा सच में सपना है कि मैं दुनिया में वो करके दिखाऊं जो आज तक किसी ने नहीं किया। I want to be the best in the whole world. सुधीर जी, चलिए बेटा, जाना होगा, बचा लो। निशी ने अपनी चुप्पी इतनी देर बाद तोड़ी कि उसके गुनहगारों का गुनाह साबित करना आसान नहीं था, लेकिन निशी की वो ड्राइंग्स अदालत में एक अहम दस्तावेज साबित हुई और अदालत के फैसले के बाद ये बात काफी चर्चा में थी कि अदालत ने एक बच्ची की ड्राइंग्स को आधार बनाकर उसके गुनहगारों को सजा देकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। छोटे बच्चे हमेशा ऐसे क्रिमिनल्स का सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वो उन्हें डरा धमकाकर उनका शोषण करते हैं और बच्चे अक्सर अपनी तकलीफ किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। निशी के साथ जो हुआ वो अक्सर बच्चों के साथ होता रहता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों को वो समझ, वो माहौल दें ताकि वो हमसे खुलकर बात कर सकें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।